हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। आगे चलते हैं। कल तक जो है 23 जो क्वेश्चन हमने कर लिया था 500 हीमेटोलॉजी के क्वेश्चन में से आज 24 से अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूल से अपन उसको नापेंगे। यहाँ पर किसी व्यक्ति का वजन तो नहीं करना है कि अपन उसको किलोग्राम से नापे, है ना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका हीमोग्लोबिन का, एचबी का, वो अपन कैसे इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास दिया गया है 4 कि आप उसका जो वेट है वो तो अपन डाल्टन से मेजर करेंगे, पर कितना डाल्टन आपका हीमोग्लोबिन का जो वेट है वो होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 58,000 डाल्टन होगा, 64,500 डाल्टन होगा, 68,000 डाल्टन हो गया, या फिर 53,000 डाल्टन इसका जो वेट यहाँ पर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो आपको समझना है कि 64,500 जो डाल्टन है ये आपका हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्वेश्चन ऐसे आप आते हैं। सरल क्वेश्चन का सीरीज अब चले गया। सरल क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में ग्रुप 5 में भी आप देख लीजिए, ग्रुप 5 के भी एग्जाम में आप ऐसे आसान क्वेश्चन आते नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि ब्लैंक परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन इन प्रेजेंट प्लाज्मा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन कितने जो ग्राम है, मिलीग्राम है, वो आपके प्लाज्मा में जो है मौजूद होंगे। देखिए कुछ भाग जो हमारा प्लाज्मा में भी होता है, पर अगर 1 ml प्लाज्मा की बात की जाए तो 1 ml प्लाज्मा में कितने मिलीग्राम जो आपका है आयरन वह मौजूद होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि प्लाज्मा में आयरन का परसेंटेज कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यह होगा आपके प्लाज्मा में 3 मिलीग्राम जो है ये आयरन आपका प्रेजेंट होगा, किसमें, प्लाज्मा में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट फ्रीली इन प्लाज्मा देन कैन इट लीड टू, मतलब कि यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा हिंदी में इसको समझ लेते हैं, है ना। यदि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में स्वतंत्र रूप से मौजूद हो तो क्या हो सकता है, मतलब कि आपका जो प्लाज्मा है उसमें जो आपका हीमोग्लोबिन है वो अगर मौजूद है स्वतंत्र रूप में, है ना, तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा, यानी कि बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर बढ़ेगा आपकी बीपी, इंक्रीज इन बीपी, या फिर इंक्रीज हीमोलाइसिस, मतलब कि सेल्स वहाँ डैमेज होंगे, या फिर ऑल, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा इंक्रीज ऑफ ऑस्मोटिव प्रेशर, मतलब कि जो आपके हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप बताइए कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने हीमेटोलॉजी के फर्स्ट क्लास में ये सब चीज़ इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। चलिए आज जो लोगों ने हमारे क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखे हो जाके प्लीज़ पहले वो क्लास देखें, उसके बाद यहाँ पर जो 500 MCQs जो चल रहा है हीमेटोलॉजी का वो अटेंड करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन, कौन सा होगा पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें जो ESR है वो हाई अमाउंट में बढ़ के आएगा। देखिए ESR की भी सेकंड क्लास में हमने ESR के बारे में पढ़ा, कौन सी ट्यूब यूज होती है, कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होता है, और भी सारी चीज़ें, डायमीटर इनका कितना होगा, लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जिसमें जो ESR की जो वैल्यू है वो बढ़ के आएगी, हाई आएगी। देखिए पहला है किसी पेशेंट को अगर एनीमिया हो गया, मतलब कि RBC HB कम हो गई, उसको बोलते हैं एनीमिया, वो हो गया तो होगा। या फिर तरह के TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में क्या आपका ESR बढ़ेगा, या फिर चौथा। तो देखिए यहाँ पर एनीमिया की कंडीशन में भी आपका ESR बढ़ता है, साथ ही आपका मल्टीपल माइलोमा में भी ESR बढ़ता है, कोई बॉडी में इन्फेक्शन है तो भी ESR की वैल्यू बढ़ती है, और अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो भी ESR बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा कि सभी कंडीशन में आपका जो ESR है उसकी जो वैल्यू है वो हाई ऊपर चले जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है एज इट इज ग्रुप 5 2023 का जो एग्जाम हुआ था लैब टेक्नीशियन का पूछ लिया था। कई बच्चे से ये क्वेश्चन बना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमको आइडेंटिफाई करते नहीं आए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि द टोटल अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन का टोटल अमाउंट इन सर्कुलेट RBC ऑफ कैन एडल्ट मेन, मतलब कि जो टोटल अमाउंट जो सर्कुलेट हो रहा है RBC में वो कितना होगा। मतलब कि यहाँ सिंपल सा आपको
MCH की जो नॉर्मल वैल्यू आपको पूछ ली थी 2023 का जो ग्रुप 5 का एग्जाम हुआ था। तो देखिए आपको बताना है कि MCH की वैल्यू कितनी होगी, 17 पिकोग्राम होगी, 29 पिकोग्राम होगी, 17 पिकोग्राम होगी, 2 बार पूछ लिया है ना, या फिर 90 पिकोग्राम होगी। तो आपको मालूम है कि देखिए 29 प्लस माइनस जो है ये किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी HCV की जो वैल्यू होती है ये होती है ना। पर सेकेंड 29 पिकोग्राम, अगर यहाँ पर 30 आता 31 आता तो भी आप उसी को करेक्ट करते। देखिए ऐसे क्वेश्चन है क्या है हमारे ग्रुप 5 के एग्जाम में आते हैं, तो अपने को क्वेश्चन का जो वैल्यू है अच्छे से अब याद करना है, सब चीज़ों को सटीकता से समझनी है। नॉर्मल क्वेश्चन को फोकस ना करके अच्छे क्वेश्चन को समझिए, और याद रखिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो ठीक है, वो आप वीडियो देखने के बाद बन रहा है, मतलब कि वो चीज़ आप सीख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सिंगल ब्लड सेल्स, रेड सेल्स जो है कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक RBC में, है ना, एक रेड ब्लड सेल्स में कितने मौजूद होंगे, क्या आपके हीमोग्लोबिन, ये आपकी RBC है। अब ये हमारी जो RBC है उसमें कितना मौजूद होगा, क्या हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ही होती, ये RBC के अंदर ही होती ना हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया कि 114 मिलियन, 330 मिलियन, 460 मिलियन या 530 मिलियन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 330 मिलियन जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है ये मौजूद होती है किसमें, आपकी एक सेल मतलब 1 सेल ऑफ RBC में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन इज फॉर्मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द, देखिए आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले थोड़ा आपको बेसिक थोड़ी इसके बारे में समझा देते हैं। देखिए आपका जो हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा होगा, HbA है ना, HbA2 और Hb जो F है ये आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। अब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, देखिए किसी को हमने HbA बोला, HbA2 बोला, HbF बोला, तो वो कब बोलते हैं, जब इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर अगर 2 चेन हमारी पाई जाती है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, तो इन दोनों को जो मिला के होता है इसको बोलते हैं अपन HbA। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर HbA में क्या बोला, 2 अल्फा चेन है 2 बीटा चेन है, तो उसको बोला हमने HbA मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन। वहाँ अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि जो 2 चेन जो है ये अगर डेल्टा क्या जाते, किस क्या जाते, डेल्टा क्या जाते, तो वहीं जो हो जाती कहानी इसमें HbA2 बन जाता, क्या बन जाता, HbA2। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन आपके मौजूद हैं किसमें, आपकी एक हीमोग्लोबिन में, तो उसको आप क्या कहेंगे। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि उसको क्या बोलेंगे अपन, HbA मतलब कि एडल्ट हीमोग्लोबिन। और देखिए HbE आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, F जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, S जो है ये सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया। आप ऐसे क्वेश्चन क्या फंसाते हैं, हीमोग्लोबिन हैज़ 2 अल्फा चेन और 2 यानी कि 2 अल्फा 2 डेल्टा, तो उनसे जो आपका हीमोग्लोबिन बनेगा वो कौन सा होगा। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इनसे जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसको बोलेंगे अपन HbA2। अगर डेल्टा के जगह पर बीटा जाता है तो वहाँ पर हो जाती हमारी A, और यहाँ पर अल्फ़ा के साथ अगर डेल्टा जाता है तो वहाँ हो जाएगा हमारा HbA2। तो इतना आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी अस मच 20 to 30 मोर ऑक्सीजन द मटेरियल हीमोग्लोबिन। अब यहाँ आपको बताना है कि जो आपका कौन से प्रकार का जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ पर जो आपका हीमोग्लोबिन दिया है इसका कौन सा प्रकार है जिसमें 20 से 30% में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो कैरी करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर HbA, HbA2, HbF और HbS। तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्मली है आपका
ए की बात करें तो ए तो ज़्यादा करेगा, 50 से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा। A2 है वो 40 तक करेगा। उसके बाद अगर 20 से 30 की बात की जाए तो यहाँ पर HbF मतलब कि फीटल हीमोग्लोबिन जो आपका होता है वो यहाँ पर 20 से 30% जो है ऑक्सीजन को जो है कैरी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि एलो मेरो कॉन्सिस्ट टाइप ऑफ द सेल, मतलब कि आपने रेड बोन मेरो तो सुना है, बोन मेरो सुना है ना, ठीक है। तो आपने जो बोन मेरो सुना है उसमें अगर रेड, देखिए बोन मेरो जो आपके यहाँ पर दिया गया है ये बोन मेरो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात। एक होता है आपका रेड बोन मेरो, एक होता है आपका येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो आपका किसका निर्माण करता है, ये आपके आरबीसी का निर्माण करेगा ना, और जो येलो बोन मेरो है ये आपका फैट का निर्माण करता है। किसका, फैट का निर्माण, कौन, आपका येलो बोन मेरो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में अपन देखते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है येलो बोन मेरो किसका निर्माण करता है, फैट सेल का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन किसके साथ चल जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर बाय द कार्डलैंड स्टीनर। देखिए कार्डलैंड स्टीनर एंड वीनर आ गया। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अपने को बनते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछता है कि ABO ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो आपको बताना है कि कार्डलैंड स्टीनर ने की, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर पूछता है कि RH की खोज किसने की, तो RH की जब खोज हो रही थी तो इसमें कार्डलैंड स्टीनर भी थे और विनर भी थे, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात अगर सन पूछता है कि ABO ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई, तो आपको बताना है कि ABO ब्लड ग्रुप की खोज 1900 में हुई, तीसरी बात। चौथी बात आपको पूछता है कि RH टाइपिंग की खोज कब हुई, जिससे अपन पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो ये 1940 में हुई, ठीक है, चौथी बात। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसको किससे दर्शाते हैं, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को आप SS से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कार्डलैंड स्टीनर और विनर है 1940 में इन्हें RH की खोज की, है ना। तो यहाँ पर किसकी खोज की ये कहना चाह रहा है, तो यहाँ किल, MN या फिर RH, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो आपको मालूम की खोज की थी किसने, कार्डलैंड स्टीनर ने और हमारे विनर साहब ने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द डेली रिक्वायर्ड ऑफ द आयरन। देखिए आप यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो कितना आयरन खाएगा एक दिन में, एक दिन में जो इसका आयरन का परसेंटेज है वो कितना आयरन ये खाएगा, कितने ग्राम ये खाएगा। 5 ग्राम ले सकता है, 10 ग्राम ले सकता है, 15 ग्राम ले सकता है, या 30 मिलीग्राम, यहाँ पर सॉरी मिलीग्राम है, 5 मिलीग्राम लेगा, 10 मिलीग्राम लेगा, 15 मिलीग्राम लेगा या 30 मिलीग्राम लेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आयरन से संबंधित तो एक व्यक्ति को जरूरत होती है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इनका प्रोटोकॉल बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर एक व्यक्ति है मिलीग्राम, अगर 10 मिलीग्राम अगर वो आयरन लेता है तो वो ठीक है। तो डेली रिक्वायर्ड में अपने को क्या है, आयरन की सेवन करना चाहिए, कितना, 10 मिलीग्राम। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि आयरन इज ऑब्जर्व्ड फॉर द विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन क्या ग्रुप 5 के जो फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। अब देखिए इंटेस्टाइन की बात की गई है, कौन से इंटेस्टाइन, छोटे इंटेस्टाइन। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वह कौन से पार्ट में आपका जो है वो आयरन स्टोर आपका होगा, ये क्वेश्चन का कहना है। तो देखिए आयरन हमारा स्टोर कहाँ होगा, आयरन जो स्टोर होगा वो ड्यूडेनम में होगा, किसमें, आपका ड्यूडेनम में होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर बातें ऐसी है कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के पार्ट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए स्मॉल तो जेजुनम, ड्यूडेनम, हीलियम, है ना। उसी प्रकार से लार्ज तो सिग्मॉइड होता है, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, ट्रांसफर्ड कॉलम होता है, अपेंडिक्स होता है। तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो भाग हो जाते हैं। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल सीरम आयरन लेवल। अब देखिए आपका अगर सीरम है, ये आपका जो सीरम है इसमें नॉर्मलतः कितना जो है वो आयरन आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आएगा
तो वह जो है वो दिक्कतें पैदा करेगा। तो इसमें कितने आयरन होना चाहिए आपके सीरम में? तो देखिए 50 मिलीग्राम पर डीएल, 100 मिलीग्राम पर डीएल, 150 मिलीग्राम पर डीएल या 200 मिलीग्राम पर डीएल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चले जाएगा आपके 1 ml सीरम में जो आयरन का परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 100 मिलीग्राम। और एक व्यक्ति को एक दिन में कितना खाना चाहिए आयरन? वो कितना खाना चाहिए? 10 मिलीग्राम। इतनी आपको बातें इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच आयरन इज इनकॉर्पोरेट इन द हीमोग्लोबिन एवरी डे। अब देखिए थोड़ा इसको हिंदी में समझते हैं। जो क्वेश्चन ऐसा लगे, कल एक स्टूडेंट का कमेंट से आया था कि सर थोड़ा आप जो क्वेश्चन समझना आए वो थोड़ा हिंदी में भी उसका अनुवाद करके डाला करे, कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर अपन इसमें हिंदी में भी लिखें, प्रतिदिन हीमोग्लोबिन में कितना आयरन शामिल होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, प्रतिदिन हीमोग्लोबिन में कितना आयरन जो है वो शामिल होता है। कई क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आते, पर जो ग्रुप 5 का जो लेवल है ऐसे क्वेश्चन वो देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि 10 मिलीग्राम शामिल होगा, 20 मिलीग्राम शामिल होगा, 30 मिलीग्राम शामिल होगा या फिर 40 मिलीग्राम इसमें शामिल होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है ये कितना होगा? 20 मिलीग्राम जो है वो आयरन इसमें शामिल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द स्मॉलेस्ट सेल इन द सेलुलर कंपोनेंट। अब आपको बताना है कि जो आपके WBC, RBC, प्लेटलेट में सबसे छोटा कौन सा होगा? WBC होगा, RBC होगा, प्लेटलेट होगा या फिर लिम्फोसाइट होगा। तो देखिए लिम्फोसाइट तो जहाँ तक मालूम है कि तो WBC की सबसे छोटी सेल होती है ना। उसी बात अगर अपन देखें RBC की, तो RBC की हमारी कितनी होती है? 7 माइक्रोन तक होती है। WBC की कितनी हो जाती है? हमारी 18 माइक्रोन तक हो जाती है ना। यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं थोड़ा हल्के से। अगर RBC की बात की जाए, RBC की बात की जाए तो RBC की जो साइज होगी वो कितनी होगी? RBC की जो साइज होती है 7 माइक्रोन है ना, 7 माइक्रोन। वहीं बात WBC की जाए तो छोटी बड़ी सेल अगर होती है तो इसमें 18 माइक्रोन तक होता है। प्लेटलेट की बात की जाए तो ये 3 से 5 माइक्रोन तक ही होता है। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे छोटी सेल कौन सी होगी आपके WBC RBC प्लेटलेट में? वो आपकी होगी कौन सी? प्लेटलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए और नीचे क्या है, ये किसकी है? WBC की सबसे छोटी सेल। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि WBC की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? इन दिस कंडीशन सीरम आयरन लेवल इज इंक्रीज। अब वह कौन सी कंडीशन है जिसमें आयरन में यानी कि सीरम में जो आपका आयरन का लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना। एनीमिया की कंडीशन में होगा या फिर एक्यूट माइलाइट की कंडीशन में होगा या फिर बोथ, 1 और 2 की दोनों की कंडीशन में यहाँ पर होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है ना। यहाँ पर जो एक्यूट हेपेटाइटिस दिया गया था, या एक्यूट हेपेटाइटिस है ना। तो देखिए आयरन, देखिए एनीमिया भी अलग प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा एनीमिया जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, है ना। तो इसमें जो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो आयरन का जो लेवल है सीरम में कब बढ़ेगा? किसी व्यक्ति को अगर ऐसा एनीमिया हो गया जिसमें आयरन कम नहीं हो रहा है, या दूसरा हेपेटाइटिस मतलब लीवर की बीमारी है, तो जो आयरन का लेवल हमारे सीरम में क्या है? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि आयरन कैन बी लॉस ड्यू टू। अब देखिए आयरन आपका कब लॉस होगा, मतलब कि आयरन जो आपकी हीमोग्लोबिन में मौजूद है वो कब उसकी मात्रा कम हो जाएगी? अगर आप किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते हैं तब, या फिर किसी व्यक्ति ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के समय जो पीरियड्स महिलाओं में होता है उसके दौरान, या फिर ड्यूरिंग लैक्टेंस मतलब कि कोई महिला जो बच्चे को फीडिंग करा रही है तब होगा, या फिर ऑल यानी कि इनमें से सभी। तो देखिए ये जो कंडीशन है आयरन लॉस या आयरन की डिफिशियंसी कई बार क्या है ब्लड डोनेट करने में भी हो जाता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है महिलाओं को तब भी हो सकता है, या फिर कोई महिला किसी बेबी को फीडिंग करा रही है मतलब कि स्तनपान करा रही है तब भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन अ वुमेन लॉस ऑफ द हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली रिक्वायर्ड।
अब देखिए कोई महिला है, थोड़ा इसको हिंदी में समझिए, कोई महिला है किसी बच्चे को फीडिंग करा रही है, मतलब कि स्तनपान करा रही है, तो अगर वो रोज स्तनपान करवा रही है तो आयरन का कितना लॉस होगा उनकी बॉडी में, तो यहाँ पर दिया गया है 0.5 से 1 मिलीग्राम तक, या फिर 2.5 से 3 मिलीग्राम तक, या फिर 1.5 से 2 मिलीग्राम तक, या फिर 3.5 से 4 मिलीग्राम तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई महिला जो स्तनपान कराती है डेली तो उसके शरीर में आयरन 0.5 से 1 मिलीग्राम तक जो आयरन है वो कम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो महिलाएं गर्भवती है, जो बच्चे को स्तनपान करा रही है, वो आयरन की जो मात्रा है वो ज़्यादा ले। अब आयरन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो आयरन की मात्रा एक दिन में 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिमूवल ऑफ ब्लैंक ml ऑफ द ब्लड रिजल्ट इन लॉस ऑफ द 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन। तो देखिए आप अगर कितने, यहाँ पर क्या बोला है, कितना ml ब्लड, कितने ब्लड में, कितने ml ब्लड में 1 मिलीग्राम आपका जो है वो आयरन यहाँ पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप कितना ब्लड ले। आप 1 ml ब्लड लेंगे, 2 ml ब्लड लेंगे, 3 ml ब्लड लेंगे, 4 ml ब्लड लेंगे। अगर यहाँ पर अगर ये ml आप ब्लड लेते हैं तो इसमें 1 मिलीग्राम आयरन किस में होगा। तो देखिए जब आप किसी व्यक्ति का जो है 2 ml ब्लड लेते हैं, कितना ml, 2 ml किसी व्यक्ति का आप जो है ब्लड लेते हैं तो उसमें 1 मिलीग्राम आयरन मौजूद होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच आयरन इज प्रेजेंट इन द बॉडी। आप देखिए बॉडी में आयरन कितना प्रेजेंट है ना। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कितने ग्राम जो है आयरन प्रेजेंट अपनी बॉडी में होता है, कितना होता है, 3 से 4 ग्राम, 3 से 4 ग्राम जो आयरन है वो मौजूद होता है। देखिए आयरन अलग है, हीमोग्लोबिन अलग है। हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो 13 से 17 मिलीग्राम है ना, 13 से 17% में होता है। और ये आयरन ग्राम में 3 से 4 ग्राम आयरन और 13 से 17 ग्राम क्या होता है आपका HB, मतलब हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन और बॉडी 70% आयरन इन स्टोर। अब जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में 70% तक जो आयरन वो कहाँ स्टोर होगा। हमने बात किया कि 3 से 4% जो है वो मौजूद हमारी बॉडी में, पर 70% आयरन कहाँ गया, ये अपने को बताना है कि ये 70% जो आयरन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 के जो ग्रुप 5 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर जो इसका है 70% जो है वो आयरन आपके कहाँ पर मौजूद होगा, सिंपल सी बात है, आपके हीमोग्लोबिन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ बोलते हैं कि आयरन डिपॉजिट इन द माइक्रोफेस ऑफ द बोन मेरो लीवर एंड स्प्लीन। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बात किया, ध्यान दीजिएगा, 3 से 4% या फिर 3 से 4 ग्राम जो आपका आयरन है ये पूरी बॉडी में मौजूद है। ओके, दूसरी बात, अगर 70% तक आयरन कहाँ पर मौजूद होगा, अधिकतर आपके हीमोग्लोबिन में, HB में। उसके बाद अगर आपका जो आयरन है बोन मेरो, लीवर और स्प्लीन में स्टोर है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम हीमेटिन कहेंगे, फेरेटिन कहेंगे, हीमोसाइड्रिन कहेंगे, या क्या कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोसाइड्रिन। कौन हो जाएगा, हीमोसाइड्रिन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फेरेटिन ऑप्शन अपने को क्लिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब बोन मेरो और लीवर और स्प्लीन में जब आयरन स्टोर होता है तो फेरेटिन और साथ में अपना लाइसोसोम, ये दोनों जो मिलके स्टोर होते हैं, है ना, ये दोनों मिलके कहाँ पर स्टोर होता है, हीमोसाइड्रिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीमोसाइड्रिन। अगर यहाँ पर हीमोसाइड्रिन ऑप्शन में अगर नहीं होता तो ऑप्शन आपको फेरेटिन क्लिक करना है। अगर हीमोसाइड्रिन है तो फेरेटिन आपको क्लिक नहीं करना है ना, फिर आपको हीमोसाइड्रिन क्लिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन मेल हीमोग्लोबिन एंड RBC काउंट इज हायर देन फीमेल ड्यू टू द एक्यूट ऑफ हार्मोन्स।
अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जो है रेशो बड़ा रहता है, यही है। तो अब बड़ा रहता है तो उसमें कौन सा जो एक्टिव हार्मोन्स वो एक्टिव होता है। देखिए फीमेल में अगर हीमोग्लोबिन कितना होगा 15 तक, पर मेल में नॉर्मल 17 तक होता है। पर ये कौन सी कंडीशन में, तो यही पूछा है कि वहाँ पर कौन सा हार्मोन जो है वो अपना रोल करता है। तो आपको तो याद रखना है कि मेल का कौन सा हार्मोन है, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन दिया गया है ना, मेलेलिन दिया गया है, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स दिया गया, या फिर थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। तो देखिए जो मेल में ज़्यादातर पाया जाता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है ये पाया जाता है। तो इसी के कारण जो है आरबीसी और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है पुरुषों में ज़्यादा होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच एनीमिया, मतलब वह कौन सा एनीमिया है, द अमाइनो एसिड वेलिन इज सबमिटेड फॉर द ग्लूटामिक एसिड इच ऑफ द 2 बीटा चेन। अब देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि जो अमाइनो एसिड की ये श्रृंखला है आपकी, किसकी, अमाइनो एसिड की, पर यहाँ पर जो आपका है वेलिन है, ये वेलिन है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जो है एनीमिया जिसमें जो वेलिन के जगह पर ग्लूटामिक एसिड आ जा रहा है, वेलिन की जगह में क्या आ जा रहा है, ग्लूटामिक एसिड। तो वो एनीमिया का अपने को यहाँ पर नाम बताना है कि कौन सा वहाँ एनीमिया होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा, इसमें जो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में ये होता है, क्या होता है, जो अमाइनो एसिड की जो संख्या चलती, मतलब एक राड है, जंजीर है, यहाँ पर मोती की माला है, तो यहाँ पर वेलिन को आना चाहिए था, पर वेलिन ना आकर यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, तो जिसके कारण जो व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। मतलब क्या, माता पिता से आने वाली जो बीमारी है जो कि सिकल के फॉर्म में मौजूद होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच एनीमिया सीरम कंटेन ऑटो एंटीबॉडी विच रिएक्ट विथ रेड सेल्स एंटीजन। आप यहाँ पर बताने कि वह कौन सा प्रकार का एनीमिया है जिसमें ऑटो एंटीबॉडी उसको रैप्चर कर देते हैं, है ना। ऑटो एंटीबॉडी मतलब हमारे शरीर के अंदर ही जो बनने वाली एंटीबॉडी है वो उस सेल को रैप्चर कर देती है, जिसके कारण एक एनीमिया हम में जनरेट हो जाता है। तो वो सिकल सेल होगा नहीं, सिकल सेल तो हमने बताया था जेनेटिक है, माता पिता से आ रही है, और ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन चेंज हो रहा है। उसके बाद एप्लास्टिक होगा नहीं, एप्लास्टिक तो जहाँ तक ध्यान है आपको कि या जो है अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा रेडिएशन के इसमें रहता है, एक्सरे में रहता है, तो जो ब्लड है वो हमारी ब्लड रीढ़ की हड्डी से या फिर बोन मेरो से बनता नहीं, तो वो एप्लास्टिक होता है। हाँ, पर तीसरा है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, आपकी जो एंटीजन है आपकी बॉडी में जो मौजूद है वो रैप्चर करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद मेगलोब्लास्टिक में तो आपको मालूम है जो आयरन यानी कि आपकी आरबीसी का साइज है उसका साइज कैसे हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये आपको सेकंड क्लास में हमने हीमेटोलॉजी की सारी एनीमिया के बारे में बताए गए, जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लीज़ विजिट करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द एनीमिया। अब किसी व्यक्ति को एनीमिया कब होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि आयरन की कमी होगी, आयरन की डिफिशियंसी होगी तब होगा, या फिर किसी व्यक्ति को अगर इकट्ठे से ब्लड लॉस हो जा रहा है तब होगा, या फिर किसी व्यक्ति का जो है बोन मेरो डिप्रेशन में चले गया। ये डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं होता, ये डिप्रेशन ऐसा होता है जो अपना काम नहीं करता, मतलब बोन मेरो में खराबी आ जाती है। तो देखिए आपको मालूम है कि आयरन की कमी होगी तो भी एनीमिया होगा, ब्लड लॉस होगा तो भी एनीमिया होगा, और आपका जो बोन मेरो अच्छे से काम नहीं करेगा फिर भी एनीमिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट कॉज ऑफ द एनीमिया इस इंडिया। अब देखिए कंपोनेंट नहीं है, कॉमनली लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग एरर है। चलिए अब व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ द एनीमिया इन इंडिया। मतलब देखिए एनीमिया के बहुत प्रकार होते हैं जो कि हमने आपको हीमेटोलॉजी के पार्ट सेकंड में भी बताया गया है, और जो लोग यहाँ पर हमारी क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनको थोड़ा एमसीक्यूज लगाने में हल्की दिक्कतें आती होगी, तो पहले आप क्लास देखिए उसके बाद हमारे एमसीक्यूज में आइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ हमारे इंडिया में कौन सा एनीमिया है जो नॉर्मलतः पाया जाता है। फर्स्ट न्यूट्रिशन, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, बोन मेरो डिप्रेशन एनीमिया, या फिर स्किन पिगमेंट। तो स्किन पिगमेंट तो एनीमिया से संबंधित है नहीं, बोन मेरो डिप्रेशन में जाएगा, इसका भी कोई एनीमिया से संबंधित नहीं है। हीमोलाइटिक एनीमिया है पर ये भी नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशन की मात्रा, आयरन की डिफिशियंसी होती है
तो एक आयरन, एक एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो हमारे इंडिया में यही वाला प्रकार का जो एनीमिया सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन यूरिया। अब देखिए हीमोग्लोबिन यूरिया का थोड़ा टर्म आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा इसको आप हिंदी में देखिए। हीमोग्लोबिन यूरिया क्या होता है? PNH इसको बोला जाता है। होता क्या है? रक्त की एक दुर्लभ, अधिग्रहित, जीवन थामने वाली बीमारी। जीवन थामने वाली मतलब जीवन इसमें चला जाता है, रुक जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसमें? हीमोग्लोबिन, है ना। इस बीमारी की विशेषता लाल रक्त कोशिका का विनाश। आप इसमें क्या होगा, ये जो टर्म आपको बताया इसमें लाल रक्त कोशिका जो है उसका विनाश हो जाता है। अब कैसे? रक्त के थक्के और अस्थि मज्जा में खराब, उनकी जो कार है वो खराब होने लगती है। ठीक है, इसके कारण एप्लास्टिक एनीमिया का भी इससे गहरा संबंध है। तो देखिए ये आप ये समझ में आ गया होगा इसको, हीमोग्लोबिनो इसका जो मतलब है ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन यूरिया। कब होगा? देखिए अगर किसी व्यक्ति को हीमोलाइटिक एनीमिया है तब भी ये कहानी बन जाएगी। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तब भी हो जाएगा। एक्सटेंसिव बर्न हुआ है तो भी हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन अपना 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज तक इतना ही था। आज हमने क्वेश्चन कर लिया 52 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब हमारे बचे हैं लगभग 450। तो अभी 4 से 5 या फिर 6 दिन में हम सारे क्वेश्चन, हमारे जो 500 का जो टारगेट है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हाई क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने आयरन के क्वेश्चन किया, तो आयरन कितना मौजूद होता है, कहाँ कितना पाया जाता है, WBC RBC साइज किसकी बड़ी होती है ना। आयरन के हिसाब से सारी चीज़ें हमने कन्वर्ट किया, एक व्यक्ति को कितना आयरन लेना चाहिए। साथ में बोन मैरो के बारे में थोड़ा सा हल्का सा देखा हमने। तो ऐसे जो क्वेश्चन हम एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमने लेते हैं। और जो लोग हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ लेक्चर नहीं देखे तो उनसे निवेदन है कि पहले वो आप देख लीजिए, जिससे आपका जो MCQs है वो अच्छे से लगेगा और आप जो है आपका जो सुनिश्चित हो जाएगा आपकी बार लेप्टिकेशन पार 2024 के सेट। तो चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। कल जो हमारा होगा वो 53 क्वेश्चन से जो हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।